नमस्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास, अलीगढ़। आज आपको कक्षा 11 के विषय भूगोल की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान नामक अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्व वीडियो जो इसका पहला खंड था उसमें आपको बताया कि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है, और जो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्यातप कहते हैं। और पृथ्वी जब इस सूर्यातप को ग्रहण करने के बाद स्वयं जब विकिरण करने लगती है तो उस टर्म को पार्थिव विकिरण कहते हैं। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में ये भी समझा कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होता है जबकि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और अपसौर 4 जुलाई को होता है जबकि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि पृथ्वी पर तापन और शीतलन किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम सबसे पहले प्लैंक का नियम और गुप्त ऊष्मा के बारे में जानेंगे। उसके बाद पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तदुपरांत पृथ्वी का एल्बिडो और पृथ्वी पर तापमान का वितरण, ये आज के हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। और उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी उतनी ही लघु होगी। हम पिछले वीडियो में आपको बता रहे थे कि जो सूर्यातप आता है वो कैसा होता है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, है ना। और पृथ्वी जो विकिरण करती है, पार्थिव विकिरण, वो कैसा होता है, दीर्घ तरंग, है ना। तो प्लैंक का नियम है, ज्यादा ऊर्जा का भंडार कहाँ है, सूरज पर। तो जितना ज्यादा ऊर्जा का भंडार होगा और उसका जो विकिरण होगा वो कैसा होगा, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। और जो छोटा पिंड होगा, छोटा ऊर्जा का स्रोत होगा, उसका जो विकिरण होगा वो होगा दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में। ये प्लैंक का नियम है, ये महत्वपूर्ण एक तथ्य है, इसको आप लोग याद रखिए। मैंने इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में इसीलिए आपको ये बता के चल रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानकारी होनी चाहिए कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, जरूरत पड़ती है इसकी। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान, 1 ग्राम, और कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा। ये दो हमने आपको वीडियो शुरू करने से पहले इन दो तथ्यों से आपको अवगत करा दिया है। और ये जो तथ्य हैं ये एग्जाम में भी आ जाते हैं और इनको जानना भी जरूरी है आगे भूगोल के विस्तृत अध्ययन के। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य जो ऊर्जा का अक्षय भंडार है, वहां से हमारी ये जो पृथ्वी की सरफेस है इसको सूर्यातप प्राप्त होता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया। अब ये जो सूर्यातप हमको मिलता है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी इसको कुछ अपने अंदर लेने के बाद स्वयं एक ऊर्जा का पिंड बन जाती है और इसका विकिरण कर देती है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि जो पृथ्वी
दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जो ऊष्मा विकिरण करती है, उसी के परिणाम स्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी सूर्य से जितना ग्रहण करती है, उतना ही वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। और कितना कहां पर यूज होगा, कितना वापस हो जाएगा, उसका जो वितरण है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा बजट। जैसे आप लोग घर चलाते हैं, घर में इनकम आएगी, आने के बाद में वो कितनी किस चीज किस मद में खर्च होगी, कितनी बचेगी और वो कहाँ जाएगी, इस प्रकार से जैसे घर का हम लोग बजट बनाते हैं, उसी तरीके से ये बजट है पृथ्वी का। और किसके सापेक्ष? ऊष्मा के सापेक्ष, जो उसे सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्यातप और पार्थिव विकिरण के बीच में जो संतुलन है, यानी लेना और देने का जो क्रम है, उसमें जो एक बैलेंस है, इसी के कारण हमारी जो वायुमंडल और पृथ्वी है, जहां पर जीवन है, जहां जो जैव मंडल है हमारा, वहां का जो तापमान है वो लगभग 15 डिग्री बना रहता है, इस ऊष्मा बजट के कारण। अब इसको कितना आता है, कितना जाता है, इसको एक और हम आगे समझते हैं। ये देखिए आपके सामने, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक। और सूर्य से 100 यूनिट ऊष्मा जो है वो पृथ्वी के लिए चली। और जब वो चलती है, तो सबसे पहले ये जो ऊपर जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत है। तो जब वायुमंडल के सबसे ऊपर की परत पर जब सूर्यातप आता है, सूर्य की जो ऊर्जा आती है, तो वहीं पर 6% उसकी जो भाग है वो अंतरिक्ष को वापस हो जाता है। कितना? 6%। कितना बचा? 100 में से 6 गए तो 94%। अब 94% नीचे की ओर आया, उसमें से 27% जो बादल हैं हमारे, वो बादल उसे वापस कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। 6% तो हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत से परावर्तित हो गया, और 27% जो बादलों की ऊपरी परत है वो उसे परावर्तित कर देती है। और 2% जब वो और नीचे की ओर आते हैं, और जो हिमाच्छादित चोटियां हैं जहां पर बर्फ जमी होती है, तो बर्फ की जो ऊपर की सरफेस है वो 2% ऊष्मा को वापस कर देती है अंतरिक्ष की ओर। तो 6 और 27 और 2 कितने हो गए? 27 और 2 29 और 6 35। यानी कि 35% जो हिस्सा है वो वापस हो जाता है। 6% वायुमंडल की ऊपरी परत पर, 27% बादलों के द्वारा, और 2% बर्फ की ऊपरी सतह से। और ये जो परावर्तन होता है सूर्य के प्रकाश का, यही कहलाता है पृथ्वी का एल्बिडो। तो एल्बिडो आपकी समझ में आ गया? चलिए, अब ये देखिए, जब यहां से हमारा ये 35% तो परावर्तित हो गया, और जब ये आया तो 14% वायुमंडल ने अपने काम के लिए रख लिया, वायुमंडल में रह गया। और हमारी पृथ्वी की सतह पर 51% जो सूर्यातप है वो पहुंचता है। यानी कि सूरज से जितना ऊष्मा चलती है, उसकी 51% ऊष्मा जो है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। बाकी 49% जो है वो कुछ सीधे परावर्तित हो जाती है, और कितनी सीधे कितनी परावर्तित हो गई? 35%। कैसे?
6 वायुमंडल की ऊपरी परत से, 27 बादलों की सरफेस से और 2 बर्फ की ऊपर की सरफेस से, और 14% रह गई वायुमंडल, और 51% आ गई हमारी धरा की। ये हमारी पृथ्वी है। अब 51% से हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो उसे वापस करना शुरू करती है। तो वो वापस कैसे करती है? 6% तो वो भेज देती है वायुमंडल में, और 9% संवहन के द्वारा, जैसे गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, तो 9% संवहन के द्वारा ऊपर की ओर वो पार्थिव विकिरण से परावर्तित कर देती है, और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, जिससे कि बादल जो हमारे बनते हैं, संघनित होते हैं, उनमें जो गुप्त ऊष्मा लगती है, इसके लिए 19%। तो 19, 9 और 6, इतनी हमारी पृथ्वी ने वापस कर दी। और 14% यहां पे वायुमंडल में पहले थी, तो ये जो है कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 48%। अब आई कितनी थी पृथ्वी पे? 51। 51 में से 17% को हमारी जो पृथ्वी है वो सीधे अंतरिक्ष में भेज दी। बाकी 48 तो यहाँ वायुमंडल में कुछ प्रयोग हो रही है, प्रयोग होने के बाद उसका फर्दर डिसीजन होगा वो क्या करेगी, लेकिन 17% को उसने सीधे सीधे 51 में से 17 को डायरेक्ट गर्म होने के बाद रिफ्लेक्ट कर दिया, और वो वापस अंतरिक्ष में चली गई। तो 51 में से 17 चली गई तो कितनी बची? 34। और ये जो इस्तेमाल हुई वायुमंडल में संवहन के द्वारा और गुप्त ऊष्मा के रूप में, और पहले जो आई थी और जो वायुमंडल में रह गई थी, वो भी तो यूज हो रही थी, नहीं? तो इस प्रकार से ये जो हमारी प्राप्त हुई, ये 48% फिर प्रयोग करने के बाद में वायुमंडल के द्वारा अंतरिक्ष में विकिरण कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आप 48 यहां से गई, 17 यहां से गई, जोड़िए 8 और 7 15, और 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 65% वापस। ठीक। आई कितनी नीचे? 51 तो सीधे पृथ्वी को मिली, और 14 वायुमंडल ने अपने पास रोकी। आई कितनी? 65। और वापस कितनी कर दी? देखो, 65, 48 और 17, 65, सब बराबर। 35 के बारे में कंफ्यूजन? 35 के बारे में बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये तो देखिए पहले ही 6% तो यहां से वापस हो गई थी, 27% बादलों की ऊपरी सतह ने वापस कर दी, और 2% बर्फ की सतह ने वापस कर दी। तो 100 का 100% लिया और 100% दिया। पृथ्वी का बिल्कुल संतुलित बजट बन के तैयार। और अगर ये लेन देन बराबर नहीं चलता, तो आप क्या सोच सकते हैं, क्या पृथ्वी पर जीवन संभव था? ना ना, नहीं हो सकता। जैसे लिया, यूज किया, और वापस कर दिया। ये हमारा हीट बजट या पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मैं समझता हूं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब वो दो टर्म और समझिए, क्योंकि जो पार्थिव विकिरण हो रहा है उसी से हमारा जीवन चल रहा है। ऊष्मा और तापमान, इसको लेकर के अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आप लोग इन टर्मों को तरीके से समझ लीजिए। वायुमंडल व पृथ्वी की सतह के साथ सूर्यातप की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊष्मा
और तापमान। ऊष्मा क्या है और तापमान क्या है? देखिए, अगर किसी पदार्थ के कणों के अणुओं में गति हो रही है बहुत तेजी से, तो वहां पर एनर्जी डेवलप हो रही है, उसे कहेंगे ऊष्मा। और वो कितनी है, उसके लिए हम मीटर लगाएंगे, थर्मोमीटर लगाएंगे, तो उसे वो कितना मेजर होके आ रही है, कितना ठंडी है, कितना गर्म है, उसे हम कहेंगे तापमान। ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति ऊष्मा है, और उसको जो मेजर हम करते हैं, ठंडा है कि गर्म है, कहते हैं ना, तो वो होता है ताप। तो इस चीज को यहां पर इन टर्म को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, ये जो तापमान है, ये तापमान पृथ्वी पर या वायुमंडल में नियंत्रित कैसे होता है? हर जगह पे अलग अलग क्यों होता है? भागते ना गर्मियों में, चलो मसूरी, पहाड़ों की ओर चल रहे हैं, या समुद्र के किनारे जब जाड़े ज्यादा पड़ते हैं तो गोवा की तरफ सैर करने चले जाते हैं। क्यों जाते हो? इसीलिए जाते हैं क्योंकि तापमान का वितरण जो है वो अलग अलग होता है, और सूरज एक, पृथ्वी एक। तो इसके क्या क्या कारक हैं, हम यहाँ पर ये समझेंगे। यानी कि तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, उनमें सबसे पहला है उस स्थान की अक्षांश रेखाएं। दूसरा है समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, उत्तुंगता बोले तो ऊंचाई। तीसरा है समुद्र से उसकी दूरी। चौथा है वायु संहति का परिसंचरण, एयर मास, जो एयर पैकेट बनते हैं ना, उनका जो मूवमेंट होता है वो इफेक्ट करता है। और उसके बाद पांचवा है कोष्ण व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। कोष्ण, कोष्ण बोले गरम, उष्ण तो गरम, और ठंडी जो महासागरीय धाराएं बनती हैं, उनकी उपस्थिति भी तापमान के वितरण को नियंत्रित करती है। और इसके साथ ही साथ ये सब होने के बाद कुछ स्थानीय कारक होते हैं, वहां की जो लोकल जो स्थिति है किसी विशेष स्थान की, वो भी कारक बनती है तापमान के वितरण को नियंत्रित करने के लिए। अब इनको हम थोड़ा सा एक एक बिंदु को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला अक्षांश। प्यारे विद्यार्थियों, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, बीच में क्या है, विषुवत रेखा है, ऊपर की ओर अक्षांश ना, नीचे की ओर अक्षांश, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो नति कोण के कारण, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है, तापमान में भिन्नता होती चली जाती है। उसी तरीके से नीचे की ओर आएंगे तो तापमान में भिन्नता होती चली जाती है। तो ये अक्षांश जो है वो तापमान का एक प्रमुख कारक। दूसरा, उत्तुंगता। उत्तुंगता क्या कहते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के कारण नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। चालन संवहन विकिरण, ये आपको बताया हमने। तो वायुमंडल होगा, जब उससे पार्थिव विकिरण नीचे से निकलेगा तो पहले नीचे की परत गर्म होंगी, और फिर तो ऊपर की ठंडी रहेंगी, फिर धीरे 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 ऊपर की ओर गर्म होता चला जाएगा। और अगर कोई स्थान ऊंचा है तो फिर स्वाभाविक है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक, और ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। ये उत्तुंगता के कारण क्या होता है कि समुद्र तल के जो समीप होते हैं, कम ऊंचाई पे होते हैं, वहां पे होगा टेम्परेचर ज्यादा, और फिर गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ेगी, ठंडी करती जाएगी, ठंडी करती चली जाएगी, ऊपर की ओर गर्म करेगी ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर तो ठंडा है ना, तो वो धीरे धीरे उसकी गर्मी में कमी आती जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के ताप के साथ ही तापमान में कमी हो जाती है। और वो जो कमी होती है
वो कितनी होती है उसको आप बिल्कुल ये गांठ बांध लीजिए, हमने संगठन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है और इसी को कहते हैं सामान्य ह्रास दर। प्रश्न पूछा जाए सामान्य ह्रास दर क्या होती है? प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान कम होता जाता है, जिसे हम सामान्य ह्रास दर। एक और महत्वपूर्ण कारक है समुद्र से दूरी। प्यारे विद्यार्थियों, सागर की अपेक्षा जो स्थल होते हैं वे जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। कैसे? आप देखिए, मान लीजिए ये एक जमीन की सरफेस है और ये एक कोई पानी का भरा हुआ पात्र है। अब इसके ऊपर अगर सूरज की किरणें आएंगी तो वो केवल इसके ऊपर के जो सरफेस है उसके ऊपर ही अपना प्रभाव छोड़ेंगी, जबकि ये अगर इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर यदि सूर्य की किरणें आएंगी तो वो नीचे इस तरीके से पूरे पानी के अंदर उसके अणुओं में ये ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। तो इस तरीके से जो जल होता है वो देर में ही तो गर्म होगा और वो बहुत देर तक गर्म बना रहेगा, जबकि जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जो समुद्र के पास के जो क्षेत्र हैं वहां पर तापमान में भिन्नता कम मिलती है और जो समुद्र से दूर के क्षेत्र होते हैं वहां पर जो तापमान में भिन्नता अधिक पाई जाती है। ये एक समुद्र से दूरी का अंतर हो गया। उसी तरीके से जब समुद्र के ऊपर जो चलने वाली जो वायु है और जो स्थल के ऊपर जो चलने वाली वायु हैं उनके तापमान में भी इसी के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। क्लियर? अब एक और महत्वपूर्ण चीज है वायु संगति एवं महासागरीय धाराएं। वायु संगति समझिए पहले आप, जो एयर पॉकेट्स बन जाती है। अब मान लीजिए समान ताप की कोई एयर पॉकेट बन गई, अब अगर वो गर्म है तो उसके जो प्रभाव के जो स्थान होंगे वहां पर कैसा तापमान हो जाएगा? ज्यादा। और यदि वह पॉकेट ठंडी है, अगर शीत वायु संहति है, तो उसके जो कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो वहां पर कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से वायु संगति और महासागरीय धाराओं से भी तापमान का पे प्रभाव पड़ता है। एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात है, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं उनके पास के स्थान ठंडे और गर्म जलधारा के पास के स्थान गर्म। इसे आप थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये कोई एक स्थल है, जमीन है ये, और इसके पास मान लीजिए कोई नदी बह रही है। अब अगर मान लीजिए इसका जल जो है वो शीतल है, ठंडा है, तो ये जो इसके पास की जो जमीन है इसके कांटेक्ट में आकर के ये क्या करेगी? इसको भी ठंडा कर देगी। क्लियर? और अगर वहीं मान लीजिए ये जमीन है, इसके पास में अगर कोई गर्म जल का धारा बह रही है तो क्या होगा? ये इसके कांटेक्ट में आने के बाद इसके स्थान को भी गर्म कर देगी। तो ठंडी जलधारा के पास के स्थान जो होते हैं वो ठंडे और गर्म जल के पास के स्थान जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्लियर हो गए। एक और टर्म यहां समझना बहुत जरूरी है, तापमान का व्युत्क्रमण। हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? तापमान कम होता चला जाता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान
कम होता चला जाएगा, जिसे हमने क्या बताया था अभी, सामान्य ह्रास दर। लेकिन कभी कभी स्थितियां बदल जाती हैं और क्या होता है, ऊपर बढ़ने के साथ में तापमान बजाय कम होने के बढ़ भी जाता है। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए, उलट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। ये परिभाषा हो गई तापमान के व्युत्क्रमण की। और ये जो व्युत्क्रमण होता है ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये होता रहता है, बहुत नेचुरल है। कब कब होता है, ये देखिए, जब सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात, यानी सर्दी, लंबी रात और आसमान में बादल न हो, तब ऐसा हो जाता है, तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। और जब वायु शांत होती है तब भी अक्सर करके तापमान का व्युत्क्रमण हो जाए। तो आपको तापमान का व्युत्क्रमण समझ में, ये जो आप देख रहे हैं जनवरी के महीने, ये हमारा जीरो अक्षांश है। इससे ऊपर की ओर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, नीचे की ओर। अब ये जो लाइन है, ये लाइन है टेम्परेचर लाइंस। ये 20 डिग्री की लाइन आप देखिए, ये जहां पर स्थल है वहां नीचे है, जहां पर समुद्री एरिया आ गया वहां पर ये उठने लगी, जहां स्थल आया वहां डाउन, जहां जल आया वहां ऊपर। ऊपर का मतलब क्या, टेम्परेचर डाउन है, ऊपर हम बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ 25 डिग्री है, यहाँ 20 है, और ऊपर उठे 15, 15 से ऊपर गए 10, 10 से ऊपर 5, 5 से ऊपर 0, 0 से ऊपर -10, -10 से ऊपर -20 और -30। ये टेम्परेचर की लाइंस हैं। पूरे विश्व में किस प्रकार से इनको मिलाया गया है कि किस प्रकार से तापमान समतापीय रेखाएं हैं ये, जहां जहां जिस जिस स्थान पर तापमान समान होता है उनको इस प्रकार से मिलाया गया है। तो आप ये जनवरी के महीने में देखिए कि जहां पर स्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर ये नीचे की ओर हैं, और जहां समुद्री क्षेत्र हैं वहां ऊपर की ओर है। और इसी को आप देखें अब जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में ये जो है स्थलीय क्षेत्रों पे ऊपर की ओर, और जहां पर समुद्री एरिया आया नीचे की ओर, फिर स्थल में ऊपर की ओर, समुद्री एरिया में नीचे की ओर, और इस तरीके से ये बढ़ती चली जा रही है। ये 25 की है ना, ये भी 25 की है, ये 20, ये 15, 10, 5। तो इस तरीके से ये जो समताप रेखाओं के आपने इसके माध्यम से जनवरी और जुलाई के महीने में जो ताप का वितरण है उसको समझ लिया होगा। तो आइए, आज आपने समझा कि ऊष्मा बजट क्या होता है, ताप का वितरण किस प्रकार से होता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा गृह कार्य कर लेते हैं। पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें आपको जो उत्तर दिए हुए हैं, तो एक तरीके से ये 4 क्वेश्चन मिल गए इसमें। आपको क्या है, अगर चारों ही मालूम होंगे तभी आप इनको मैच कर पाएंगे। यानी कि विवरण के साथ मिलाइए सूर्यातप को, एल्बिडो को, समताप रेखा को और वार्षिक तापांतर को। हमने अभी आपको बताया है, किताबों की सहायता लीजिए, उससे देखिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। दिमाग को चलाएंगे, उत्तर मिलेगा। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो ये 2 प्रश्न हैं, इनको आप अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें हमने 2 प्रश्न दिए हैं और इनको आपको लिखना है 150 शब्दों में, 150 शब्दों में। कॉपी के ऊपर अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद अपने गुरुजन के पास भेजिए। स्वयं अगर जा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, अपने गार्जियन के माध्यम से भेज दीजिए। गुरुजी उसे चेक कर देंगे, आपको रिमार्क दे देंगे, बता देंगे, जो भी सुधार की जरूरत होगी वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको इनको लिखना जरूर है, गृह कार्य जरूर करना है।
अपने घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, पढ़ते रहें। तो मैं समझता हूं कि ये पाठ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।